भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ डिसीजन थ्योरी, सुपर इजी चैप्टर। आज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। बाकी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का, आप इजीली वहां से कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने क्राइटेरियाज ही पढ़े थे, किसके लिए अनसर्टेनिटी के अंदर अगर डिसीजन लेने हो तो क्या क्राइटेरियाज है, हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। आज भी क्राइटेरिया ही पढ़ेंगे, लेकिन किसके, डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क, कि रिस्क की कंडीशन में कैसे कौन से क्राइटेरिया यूज करके डिसीजन लेते हैं वो आज समझ रहे होंगे। सुपर इजी है। इजी तो है ही, कैलकुलेशंस भी कम है एंड इंटरेस्टिंग भी है। बहुत ध्यान समझना, नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो, साथ साथ क्राइटेरिया से क्वेश्चन करना, बहुत सिंपल लगने वाले हैं। इसके अंदर 3 क्राइटेरियाज हैं बाय द एंड ऑफ द क्लास। जैसे ये आपको सारे क्राइटेरिया टिप्स पे थे, ये वाले क्राइटेरिया का नेम, किसमें कैसा काम होता है, क्या किसके एजम्पशन है, ये सब आपके टिप्स पे होगा बाय द एंड ऑफ द क्लास। सो डोंट वरी, बस नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठो। कितने हैं इसके, 3 क्राइटेरिया हैं, एक एक करके आगे समझेंगे, तभी मैं नेम भी आपको समझाऊंगी इसका नेम ऐसा क्यों है। तो यही आज की क्लास है, क्राइटेरिया अंडर रिस्क। हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे किसके, जब डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क हो, उसके क्राइटेरिया आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले क्राइटेरिया का नेम देखो, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन। क्या है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी का मतलब पैसों की बात हो रही है, तो ये पहला क्राइटेरियन है। मेरे साथ साथ नाम बोलो, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन। बाद में सारी थ्योरी पढ़ेंगे, पहले देखेंगे इस पे चीजें अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फटाफट से निकालते हैं वैल्यू, ध्यान से समझना। जब भी आपको देखो प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर कि EMV से डिसीजन लेके बताओ कौन सा एक्ट चूज करना चाहिए। आई एम रिपीटिंग कि EMV से डिसीजन लेके बताओ कि कौन सा एक्ट चूज करना है। क्लियरली पेपर में क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वहां आपको खुद नहीं ढूंढना कौन सा क्राइटेरियन लगाए, वहां पे इजीली आपको बहुत लिखा हुआ मिल जाएगा कौन सा क्राइटेरियन लगाना है। तो आप पहला कौन सा क्राइटेरियन है, एक्सपेक्टेड, मेरे साथ साथ बोलो, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन EMV। इसके अंदर आपको पे ऑफ टेबल दिया होगा, ये रहा पे ऑफ टेबल। अब पे ऑफ टेबल के बाद ध्यान समझना, ये अंडर रिस्क का क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की बात हो रही है, उसके क्राइटेरियन कर रहे हैं। जब भी डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क होती है, वहां पे प्रोबेबिलिटीज दी गई होती हैं। ये बात हुई थी ना कि अनसर्टेनिटी के अंदर पर्सन को कोई अंदाजा होता ही नहीं है कि कितने % चांस है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमने एक स्टॉक खरीदना है, तो जब कोई अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन लेता है, उसको कोई परसेंटेज या कोई प्रोबेबिलिटी का आइडिया नहीं होता कि ये स्टॉक कितने % चांस है अप जाएगा, कितने % चांस है डाउन जाएगा, ये कोई आइडिया नहीं होता जब अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर यही डिसीजन अंडर रिस्क ले रहे हैं, अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क ले रहे हैं, तो उसको पता होगा कि देयर इज अ 70% चांस ये अप जाएगा एंड 30% चांस ये डाउन जाएगा। कंडीशन अंडर रिस्क के अंदर पर्सन को पता होता है एक प्रोबेबिलिटी कि कितने % चांस है वो अप जाएगा, कितने % चांस है डाउन जाएगा। हम आज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज पता होंगी। तो पे ऑफ टेबल के अंदर आपको एक्ट्स भी दिए होंगे, S1 S2 भी दिए होंगे, और साथ में इनकी प्रोबेबिलिटीज भी दी होंगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर। तो अंडर रिस्क के अंदर, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के अंदर, इनके क्राइटेरियन के अंदर आपको क्वेश्चन में एक्ट्स, स्टेट्स ऑफ नेचर और स्टेट्स ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी भी दी होगी, जहां पे देखो कि ये पता होता है कितने % चांस है अप जाएगा, कितने % चांस है डाउन जाएगा, ये हमें अंडर रिस्क पता होता है। ये अप डाउन है क्या, ये स्टेट्स ऑफ नेचर है। ये मेरे हाथ में तो नहीं है कि जो मैं स्टॉक परचेज कर रही हूँ वो अप जाए या डाउन जाए, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि 70% चांस है ये अप जाएगा, 30% चांस है ये डाउन जाएगा, मुझे इनकी प्रोबेबिलिटीज पता है। ये अप डाउन क्या है, स्टेट्स ऑफ नेचर है। तो अंडर रिस्क हमें स्टेट्स ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटीज पता होती हैं। तो पे ऑफ टेबल के अंदर हमें एक्ट्स गिवन होंगे, स्टेट्स ऑफ नेचर गिवन होंगे एंड उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी। किनकी प्रोबेबिलिटीज, स्टेट ऑफ नेचर की, कि ये होने के, ये स्टेट ऑफ नेचर, ये इवेंट होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है एंड इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको EMV क्राइटेरियन के अंदर काम करना है, आप क्या करोगे, लिसन केयरफुली, आपको हर एक एक्ट का EMV कैलकुलेट करना है।
एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के अंदर, क्राइटेरियन के अंदर आपको हर एक एक्ट का एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना है, हर एक एक्ट का EMV कैलकुलेट करना है। आप AN के लिए भी EMV कैलकुलेट करोगे, A2 के लिए भी, A3 के लिए भी, बहुत सिंपल है। पहले EMV A1 का देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। A1 के सामने जितनी वैल्यूज हैं उसको उसके ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप A1 के लिए EMV कैलकुलेट करना चाहते हो, इसके जितने पे ऑफ की वैल्यूज हैं उनको ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड करना है। 300 इंटू 0.4, देखो ये लिखा है 400 इंटू 0.35, यही यहाँ लिखा है। 500 इंटू 0.25, यही यहाँ लिखा हुआ है। आप सबको कैलकुलेट करोगे, आंसर विल बी 385। A1 का EMV कैलकुलेट हो गया, अब A2 का करेंगे। इसका पे ऑफ कितना है? 500। 500 इंटू 0.4, देखो ये लिखा है। आगे देखो 300 इंटू 0.35, ये लिखा है, एंड 400 इंटू 0.25, वही यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे सारा कैलकुलेट करोगे, आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली फॉर A3, 400 इंटू 0.4 प्लस 500 इंटू 0.35 प्लस 300 इंटू 0.25, सबको कैलकुलेट किया, आंसर क्या आया? 410। तो EMV क्राइटेरियन के अंदर, आई एम रिपीटिंग, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन के अंदर हर एक एक्ट का EMV निकलता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकलता है। फर्स्ट वाले का बहुत सिंपल है, जो इनके पे ऑफ्स होते हैं उसको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसके ऊपर वाला स्टेट ऑफ नेचर होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 300 इंटू 0.4 प्लस 400 इंटू 0.35 प्लस 500 इंटू 0.25, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। ये तीन आ जाएंगे आपके पास हर एक एक्ट का, दैट इज आपको मिल जाएगा EMV। इन सारे एक्ट्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने उठानी है। 385, 405, 410, मैक्सिमम कौन सी है? 410। मतलब इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमें A3 सिलेक्ट करना है। बेस्ट EMV क्या है? दैट इज 410, हमें A3 सिलेक्ट करना है। तो EMV क्राइटेरियन ने हमें हेल्प किया कौन सा एक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ये हर एक एक्ट का EMV कैलकुलेट कराता है, उनमें से जो सबसे ज्यादा होता है वो हम चूज कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन है डिसीजन अंडर रिस्क के, जितने भी हम क्राइटेरियन करने वाले हैं, सबके अंदर एक्ट्स दिए होंगे पे ऑफ टेबल में, आपको स्टेट ऑफ नेचर भी दिया होगा एंड आपको प्रोबेबिलिटीज भी दी होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क है। बताओ प्रोसीजर क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? थ्योरी पे जाएंगे, सब इसके assumption समझेंगे। पहले बताओ ये क्लियर होगा EMV कैलकुलेट कैसे करते हैं। EMV क्राइटेरियन के अंदर EMV हर एक एक्ट का निकाला जाता है और बेस्ट वाला उठा लेते हैं। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसकी थ्योरी पे चलते हैं। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, इससे पहले हम थ्योरी पढ़े, बहुत सिंपल सी आपको चीज बता रही हूँ जिससे अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको। EMV में पता लग गया, हर एक एक्ट का EMV कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट बोलो या फिर एवरेज लॉस, कि एक डिसीजन लेने से मुझे एक्चुअली में एवरेज कितना फायदा या फिर नुकसान हो रहा है, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। आई एम रिपीटिंग, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का मतलब एक डिसीजन लेने से मुझे कितना फायदा या फिर नुकसान हो रहा है ऑन एन एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मेरे पास तीन चॉइसेस है, दैट इज A1, A2, A3, कि मैं अपने पास आइसक्रीम के कितने स्टॉक भी रख सकती हूँ। मैंने 50 वाला चूज किया, मैंने 50 वाला चूज कर लिया। अब कभी रेनी सीजन भी होगा, कभी यहाँ पे बहुत गर्मी भी होगी, कभी बहुत मतलब अच्छा मौसम, सर्दी होगी, बारिश का मौसम भी होगा, अलग अलग मौसम होंगे, लेकिन मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं 50 आइसक्रीम ही अपने पास रखने वाली हूँ। तो कभी अगर अच्छा मौसम है, दैट इज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मुझे रिग्रेट भी होगा। सिर्फ 50 आइसक्रीम थी मेरे पास, आज तो ज्यादा बिक सकती थी, ज्यादा मेरी सेल हो सकती थी, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। जिस दिन रेनी हुआ उस दिन मुझे लगेगा अरे 50 आइसक्रीम थी, मैंने ज्यादा रख लिया, आज तो 50 भी मेरी सेल नहीं हुई। मतलब ये 50 आइसक्रीम रखने से
कभी तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है कि चलो आज नॉर्मल सा मौसम था, सारी बिक गई। कभी मुझे दुख भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी थी, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था, बट मेरे पास क्या था, दैट इज कम थी, हमारे पास कम थी आइसक्रीम। मतलब एक 50 फिक्स करने से कभी मेरे को अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी मेरे को रिग्रेट भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, प्रॉफिट्स अलग अलग होंगे। तो वो सारे प्रॉफिट जो सीजन के बदलने से, S1 S2 S3 के बदलने से मेरे पास प्रॉफिट भी तो चेंज होंगे, उन सब का एवरेज जो है उसको बोलते हैं दैट इज EMV। एक एक्ट चूज करने के बाद, अलग अलग S1 S2 S3 आने के बाद, कभी S1 होगा, कभी S2 होगा, कभी S3 होगा, कभी मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, कभी कितने का प्रॉफिट होगा, इन सब का जो एवरेज है उसको बोला जाता है दैट इज EMV। आपने देखो यही निकाला था ना, हर एक एक्ट का EMV निकाला था। देखो हर एक एक्ट का क्या निकाला था, EMV, कि अगर मैंने A1 चूज किया, S1 हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, S2 हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, S3 हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सबके प्रोबेबिलिटी और इनके पे ऑफ को, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके मैंने एवरेज वैल्यू निकाली। तो यही, इसी को ही एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। जब हम एक्ट की क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि एवरेज, ऑन एन एवरेज मुझे यहां से कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू का मतलब ही यही है, दैट इज ऑन एन एवरेज वैल्यू, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है, यही यहां सब लिखा हुआ है। एवरेज वैल्यू हर एक एक्ट की निकाली जाती है और उसमें से मैक्सिमम चूज किया जाता है, क्योंकि हमें क्या, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहिए होता है। तो हर एक एक्ट का हम EMV निकालते हैं, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, जिसमें से जो हमें लगता है मैक्सिमम दे रहा है वो एक्ट हम चूज कर लेते हैं। फटाफट से थ्योरी पढ़ते हैं। दिस क्राइटेरियन रिक्वायर्स द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ईच एक्ट। इस क्राइटेरियन के अंदर EMV हर एक एक्ट का निकाला जाता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय, वो कैसे निकलता है, मल्टीप्लाइंग द कंडीशनल पे ऑफ फॉर दैट एक्ट। आपने कैसे ऑब्टेन करते हैं हर एक एक्ट का EMV, मल्टीप्लाई करके, किसको, बाय द कंडीशनल पे ऑफ्स को। ये कंडीशनल पे ऑफ्स होते हैं ना, ये देखो 300 500 400, ये कंडीशनल पे ऑफ्स है। क्यों, क्योंकि A2 पे जब S2 होगा तब ये पे ऑफ होगा, है ना। कंडीशन है कि मैंने A2 चूज किया, S2 हुआ होगा तो ये मेरा पे ऑफ हुआ होगा। तो इनको कंडीशनल पे ऑफ कहते हैं कि S2 होने पे इतना हो रहा है, S3 होने पे इतना हो रहा है। एक सिचुएशन है कि आपने A2 लिया, कंडीशन लगी, A2 चूज किया और S3 हो गया तो इतना प्रॉफिट होगा, तो इन्हें कंडीशनल पे ऑफ कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि EMV कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करके, किसको, कंडीशनल पे ऑफ्स को, किसके लिए, फॉर दैट एक्ट, उस पर्टिकुलर एक्ट के कंडीशनल पे ऑफ्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द असाइन्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ नेचर। किसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, स्टेट्स ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी के साथ। यही यहाँ लिखा है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन के अंदर हर एक एक्ट का EMV कैलकुलेट किया जाता है, मल्टीप्लाई करके कंडीशनल पे ऑफ्स को प्रोबेबिलिटीज के साथ, किसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, दैट इज बाय स्टेट्स ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी के साथ। आगे क्या लिखा है, द डिसीजन मेकर सेलेक्ट्स द एक्ट दैट यील्ड्स द हाईएस्ट EMV। वो जो अलग अलग एक्ट की EMV निकालोगे, वो वाला एक्ट हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है। यही यहाँ थ्योरी में लिखा है। इसका फॉर्मूला लिख लो, दैट इज EMV। क्या है वैल्यू, EMV। तो आप इसमें लिख सकते हो, दैट इज, हम प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, P1 एंड दिस इज X11, दैट इज P2, दैट इज X12, दिस इज P3 एंड दिस इज X13। Here P1, P2, P3 are the probabilities of state of nature and X11, X12, X13 are the conditional payoffs। ये हमारे क्या है, conditional payoffs है। या फिर आप सिंपल इसमें भी लिख सकते हो, that is summation into conditional payoff, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, that is conditional payoff into क्या किया हमने, that is probabilities of events, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका समीशन का मतलब है प्लस करना, कंडीशनल पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, फिर दूसरी कंडीशनल पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, इसका मतलब प्लस होता है। अगर X12 लिखा है तो समीशन X का मतलब होता है 1 + 2 दैट इज 3, तो इसका मतलब होता है उनकी वैल्यूज को ऐड करो। अगर X12 है, समीशन X क्या होगा कि X की सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, तो इसका मतलब समीशन मतलब प्लस है। क्या दिस इंटू दिस करो प्लस, दिस इंटू दिस करो प्लस, अलग अलग पे ऑफ उठाओ
उनके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग प्रोबेबिलिटीज उठाओ। बताओ फॉर्मूला क्लियर है? ये दोनों इसके फॉर्मूलाज है, लिख लेना यहाँ पे P1 P2 P3 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर एंड दीज आर x11 12 आर द कंडीशनल पेऑफ्स। क्लियर है चीज? चलें आगे। नाउ नेक्स्ट इसका है प्रोसीजर, कंप्लीटली प्रोसीजर लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करना है। उन्होंने कहा ठीक है हर एक एक्ट का ईएमवी निकालना है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बात हो रही है। कंस्ट्रक्ट अ पे ऑफ टेबल लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड द वेरियस स्टेट्स ऑफ नेचर इफ नॉट गिवन। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको टेबल नहीं दिया हुआ तो स्टेटमेंट पढ़ के पहले आप टेबल बनाइए। कई क्वेश्चंस में टेबल दिया होता है, कई क्वेश्चन में पे ऑफ टेबल नहीं दिया होता। अगर नहीं दिया हुआ तो आपको बनाना है। एंटर द कंडीशनल प्रॉफिट फॉर ईच डिसीजन एक्ट इवेंट कॉम्बिनेशन अलोंग विद द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। टेबल कैसे बनाना है? आप सारे कंडीशनल प्रॉफिट्स लिखो, किसके? डिसीजन एक्ट इवेंट कॉम्बिनेशन के। देखो ऐसे लिखा होता है, ये प्रॉफिट लिखा है, किसके लिए लिखा है? एक्ट और इवेंट के कॉम्बिनेशन के लिए। एक एक्ट है, एक इवेंट है, उनके कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हमें पे ऑफ मिला हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं अगर टेबल नहीं बना हुआ है बनाओ, वहां पे सबके कंडीशनल पे ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखो, क्या करो, और उसके साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिखो, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क है। नंबर 2 क्या है? अब एक बार आपको ये मिल गया तो अब आप क्या करोगे? EMV कैलकुलेट करोगे हर एक एक्ट का। कैलकुलेट द EMV फॉर ईच डिसीजन एक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द कंडीशनल प्रॉफिट बाय द असाइंड प्रोबेबिलिटीज एंड एडिंग द रिजल्टिंग एडिशनल कंडीशनल वैल्यूज। हर एक पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस। जब आप पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, इन सबको आपने ऐड करना है, आपको EMV मिल जाएगा। आपने ऐसा ही किया था। दिस इंटू, देखो इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस। जब आप पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरे दैट इज पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन सबको आप ऐड कर रहे थे। ये देखो ये रे आपके ऐड। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है? EMV सिलेक्ट करना है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है। सिलेक्ट द एक्ट दैट ईट्स द हाईएस्ट EMV। वो वाला एक्ट सिलेक्ट कर लीजिए जो हाईएस्ट EMV वाला है। डिसीजन हो गया कौन सा एक्ट उठाना है। क्लियर है चीज? तो EMV हमारा डिसीजन करवा देते हैं। हम हर एक एक्ट का EMV निकालते हैं। EMV का मतलब बोलो, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। हर एक एक्ट का EMV हम निकालते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको चूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है क्राइटेरियन, दैट इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन, EOL। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से मेरे साथ साथ बोलो, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब होता है दैट इज रिग्रेट। क्या है? रिग्रेट। यहां पे पहले हम देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन, फिर थ्योरी पे जाएंगे। क्या है इसका क्राइटेरियन का नाम? एक्सपेक्टेड तो पहले वाला ही है, अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। अब इसकी हम क्या देखते हैं? कैलकुलेशन। जहां पे जहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस आ जाए वहां पर रिग्रेट की बात हो रही है, तो यहां पे हम रिग्रेट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिग्रेट टेबल। जहां पर भी आ जाए अपॉर्चुनिटी लॉस, मतलब रिग्रेट की बात हो रही है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन के अंदर एक्सपेक्टेड वाले यहां पे आपको रिग्रेट टेबल बनाना होता है। दिस इज योर पे ऑफ टेबल, जहां पे आपको एक्ट्स दिए हुए हैं, जहां पे आपको स्टेट ऑफ नेचर दिए गए हैं एंड इनके पे ऑफ दिए हुए हैं। क्योंकि मुझे डिसीजन लेना है यूजिंग एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन, तो पहले मैं यहाँ पे रिग्रेट टेबल बनाऊंगी। रिग्रेट टेबल कैसे बनता है? बहुत ईजी है। आप स्टेट ऑफ नेचर में से वैल्यूज देखो, जो सबसे मैक्सिमम है दैट इज 500, उससे सबका डिफरेंस देखो। 500 माइनस 300 दैट इज 200, 500 माइनस 500 0, 500 माइनस 400 100। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको ये माइनस करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिग्रेट टेबल और फिर आप सिंपल 200 0 100 लिख दोगे। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 500, तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 200, दिस इज 0। ऐसे आप रिग्रेट टेबल बनाओगे। रिग्रेट टेबल के लिए स्टेट्स ऑफ नेचर में हाईएस्ट वैल्यू
वैल्यू उठाते हैं और बाकियों से उनका डिफरेंस देखते हैं, रिग्रेट टेबल रेडी है। अब एक बार रिग्रेट टेबल मिल जाए फिर तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने EMV में किया था वैसे ही यहां करना है। ये वाला हमारी जो वैल्यूज हैं इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। बस वहां पे हम पे ऑफ टेबल के साथ काम कर रहे थे, यहाँ हम रिग्रेट टेबल के साथ काम करते हैं, लेकिन काम बिल्कुल सेम है। वहां पे भी हम पे ऑफ टेबल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम रिग्रेट टेबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वहां पे ऑफ टेबल की वैल्यू को कर रहे थे ना, यहाँ रिग्रेट टेबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं 0.4, 0.35 एंड 0.25। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, सो डोंट वरी, ये आपको पहले ही पता होंगे। 0.4, 0.35, 0.25 हमने वहां नोट कर लिया। अब सिंपल हम हर एक एक्ट के लिए EOL एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करेंगे। EOL A1 के लिए, EOL A2 के लिए, EOL A3 के लिए। अब A1 के लिए देखते हैं, ये रहा A1, ठीक है, उसके सामने वाली वैल्यू 200 इंटू 0.4, देखो ये लिखा है, प्लस 100 इंटू 0.35, ये लिखा है, प्लस दैट इज 0 इंटू 0.25, यही यहां लिखा है, वैल्यू आएगी 115। आगे देखो A2 है 0 इंटू 0.4, 200 इंटू 0.35, 100 इंटू 0.25, यही यहां लिखा हुआ है। सब सेम काम करना है, हमने पे ऑफ वैल्यू को जैसे वहां मल्टीप्लाई किया था प्रोबेबिलिटीज से, यहाँ पे रिग्रेट टेबल बना के इन वैल्यूज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 100, अब A3 के लिए मान लो मुझे EOL निकालना है, 100 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू 0.35 प्लस दैट इज 200 इंटू 0.25। आप कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आ रहा है, 90। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये अपॉर्चुनिटी लॉस है, मतलब मैं रिग्रेट ढूंढ रही हूँ। ये जो वैल्यूज है रिग्रेट की है, किसकी वैल्यूज है, रिग्रेट की है। तो रिग्रेट हमें मिनिमम चाहिए होता है या मैक्सिमम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम ना, तो हम यहाँ पे वो वाला एक्ट चूज करते हैं जिसका EOL मिनिमम हो। जब हम EMV कर रहे थे, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरियन कर रहे थे, वहां एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे प्रॉफिट की, राइट। तो हम मैक्सिमम ढूंढ रहे थे, कौन सा एक्ट सिलेक्ट करें। ये EOL है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन है। EOL हम अपॉर्चुनिटी लॉस देख रहे हैं, तो मुझे वो ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे वो कम चाहिए, तो यहां से कम वाली वैल्यू उठाऊंगी। 115, 95, 90, 90 सबसे छोटी वैल्यू है एक्ट A3 के लिए, मतलब मुझे A3 चूज करना है। तो EOL के अकॉर्डिंग मुझे A3 डिसीजन लेना चाहिए। पहले बताओ प्रोसीजर क्लियर है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि आप डिसीजन लो यूजिंग EOL, आपको क्या करना है, आपको रिग्रेट टेबल बनाना है, फिर काम सेम है, इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको इससे, इसको इससे। हर एक्ट की EOL अलग निकलती है, जिसकी सबसे कम है वो हमारा डिसीजन होता है। पहले बताओ कैलकुलेट करना समझ आ गया, पक्का? चलें फिर थ्योरी पे चलें, चलो फिर समझते हैं ये क्या है। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब एक एवरेज वैल्यू जो हमसे मिस हो गई, एवरेज वैल्यू जो मिस हो गया, फिर एवरेज वैल्यू जिसका हमें रिग्रेट है। क्या है? एक एवरेज वैल्यू जिसका मुझे रिग्रेट है कि ये मेरे से वैल्यू रह जाती है। रिग्रेट कितने का है, दैट इज उस एवरेज वैल्यू को हम अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन कहते हैं। जैसे EMV में एवरेज वैल्यू थी कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे ही EOL में क्या है, एवरेज वैल्यू है कि आपको कितना रिग्रेट है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्ट A1 सिलेक्ट किया, S1, S2, S3। जब आपने S1 चूज किया, हो सकता है आपको कुछ रिग्रेट रहा हो, S2 में कुछ और रिग्रेट रहा हो, S3 में कुछ और रिग्रेट रहा हो। आपने A1 सिलेक्ट कर लिया, जब S1 आया कुछ रिग्रेट था, S2 था कुछ रिग्रेट था, S3 था कुछ रिग्रेट था। मतलब ऑन एन एवरेज आपको इस एक्ट A1 को चूज करने में कितना रिग्रेट हुआ, एवरेज वैल्यू की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। इस A1 का एक एक्ट सिलेक्ट करने पे उस पे कितना एवरेज रिग्रेट हो सकता है, उसी को EOL बोलते हैं। और यही हम ऑन एन एवरेज वाला रिग्रेट हर एक एक्ट का निकालते हैं। जिस एक्ट के लिए एवरेज वाला रिग्रेट कम होता है वो हम चूज कर लेते हैं। यही सब थ्योरी में लिखा है, बहुत इजी है, ध्यान समझना। हमने सारा प्रोसीजर भी समझ लिया, क्वेश्चन कर लिया ना, अब थ्योरी पे आते हैं। क्या लिखा है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट बाय
विच द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड अंडर वेरियस पॉसिबल एक्शन। ये किसकी बात हो रही है? मैक्सिमम पॉसिबल किसकी बात हो रही है? मेरी बात बहुत ध्यान समझना। मैंने एक यहाँ पे कोई चीज भी स्टॉक में रखी, उस पे मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस पे 150 का भी प्रॉफिट हो सकता था, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन 150 से रिड्यूस होकर कितना हुआ? 100 का रिड्यूस हुआ, 100 हो गया, कितने का रिडक्शन हुआ? 50 का। इसी को वो इसी अमाउंट की वो बात कर रहा है कि हम मैक्सिमम से कितना दूर रह गए। मुझे प्रॉफिट 100 का हुआ है, लेकिन मैक्सिमम 150 हो सकता था। इस 50 का मुझे रिग्रेट रहेगा ना, वो इसी की यहाँ बात कर रहा है, इस रिग्रेट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि EOL में क्या है, हम रिग्रेट की तो बात कर रहे हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट, ये वो अमाउंट है, ठीक है, बाय विच मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, जिससे मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होके 100 हो गया अंडर वेरियस पॉसिबल एक्शन। कोई मेरा डिसीजन लेने के कारण मैं ये मैक्सिमम वाला प्रॉफिट नहीं ले पाई, मैंने ये लिया, इससे ये रिड्यूस हो गया। इसी रिड्यूस वाले अमाउंट की यहाँ बात हो रही है, EOL में रिग्रेट की ही बात हो रही है। आगे देखो, द कोर्स ऑफ एक्शन दैट मिनिमाइजेस दिस लॉस और रिडक्शन इज द ऑप्टिमल डिसीजन। वो वाला डिसीजन, देखो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब वो वाला एक्ट, वो एक्ट हमें चूज करना चाहिए जो इस लॉस को मिनिमाइज करे, वही हमारा ऑप्टिमल डिसीजन होगा। अगर हम ऐसा एक्ट चूज करें जिसमें हमारा रिग्रेट कम से कम हो, वो हमारा ऑप्टिमल डिसीजन होगा। ऑप्टिमल डिसीजन का मतलब सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा डिसीजन वही होगा जहां पे रिग्रेट कम हो। आगे देखो क्या लिखा है, द एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ एन एक्ट इज EOL। किसी भी एक्ट का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? is obtained by multiplying the conditional opportunity loss for that act by the sign probabilities of various states of nature। अगर आपको किसी भी एक्ट का EOL कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, उसका कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस की वैल्यू निकालो। जब EMV निकाल रहे थे हम कंडीशनल पे ऑफ उठाते थे, इस EOL के अंदर हम पहले रिग्रेट टेबल बना रहे हैं। जो वो रिग्रेट टेबल के अंदर वैल्यूज है उसको कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस बोलते हैं। जो रिग्रेट टेबल के अंदर वैल्यूज है ना, ध्यान समझो, ये पे ऑफ टेबल है, ये हमारे पे ऑफ कंडीशनल वैल्यूज थी, लेकिन जो रिग्रेट टेबल के अंदर वैल्यू है इसे अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू कहते हैं। तो कहता है अगर आपको EOL कैलकुलेट करना है तो हर एक एक्ट के अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू को उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, आपको EOL मिल जाएगा। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका ध्यान से देखना। अगर आपको EOL आपको किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के लिए करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? EOL इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी आएगी पहले तो, और फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यूज आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगी? दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू, फिर थर्ड प्रोबेबिलिटी और फिर अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू। आपको इस L11, 12, 13 में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पता है हम हर एक एक्ट की लॉस वाली वैल्यू उठाएंगे और ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे L11 का मतलब है दैट इज फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट एक्ट सेकंड सोर्स, फर्स्ट एक्ट थर्ड सोर्स, ये इसका मतलब है। इस L11, 12, ये 1, 2, 1, 3 इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर हमें क्वेश्चन में पता है काम कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन जाता है। प्रोबेबिलिटी P1 मतलब सोर्स 1 की प्रोबेबिलिटी, दैट इज स्टेट ऑफ नेचर सेकंड की प्रोबेबिलिटी, थर्ड स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी। L11 का मतलब फर्स्ट एक्ट सोर्स 1, फर्स्ट एक्ट सोर्स नहीं सॉरी स्टेट, फर्स्ट एक्ट स्टेट 2, फर्स्ट एक्ट स्टेट 3। आपको पता है टेबल से आप वैल्यूज ऐसे ही उठाते हो। देखो यहाँ पे ऐसे ही उठाई थी, आपने ये वैल्यू उठाई थी, दैट इज फर्स्ट एक्ट स्टेट 1, फर्स्ट एक्ट स्टेट 2, फर्स्ट एक्ट स्टेट 3। ऐसे ये काम करता है, इस अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन दैट इज कौन सी वैल्यू है? अपॉर्चुनिटी लॉस है, तो आप प्रोबेबिलिटी इनटू अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू भी लिख सकते हो। इस तरह से भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दैट इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। हर एक एक्ट का EOL कैलकुलेट करो, जो मिनिमम वैल्यू है वो आप डिसीजन ले लो। प्रोसीजर में हम स्टेप वाइज स्टेप बात कर रहे हैं। सबसे पहला वही है कि अगर पे ऑफ टेबल नहीं है तो आप पे ऑफ टेबल बनाओ। कंस्ट्रक्ट अ कंडीशनल पे ऑफ टेबल फॉर ईच एक्ट, इवेंट एंड
कॉम्बिनेशन इफ नॉट गिवन अलोंग विद द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज। अगर आपको पे ऑफ टेबल नहीं दे रखा तो सबसे पहला काम आपको पे ऑफ टेबल बनाना है। नंबर सेकंड, फॉर ईच इवेंट डिटरमिन द कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस। हर एक इवेंट के लिए कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस निकालो। इसका मतलब आपको रिग्रेट टेबल बनाना है। वो पूरा नहीं बोल रहे रिग्रेट टेबल निकालो, वो कह रहे हर एक, दैट इज हर एक इवेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू निकालो, मतलब आप रिग्रेट टेबल बनाओ। ये पूरी लाइन जिसमें आप लिखो दैट इज कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस, इतने भारी भरकम वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली राइट स्टेप नंबर 1 कंस्ट्रक्ट पे ऑफ टेबल इफ नॉट गिवन। स्टेप नंबर 2 कंस्ट्रक्ट रिग्रेट टेबल, ये तो आपको कंस्ट्रक्ट करना ही है। नंबर 3 स्टेप पे आ जाओ। एक बार रिग्रेट टेबल हो जाए फिर आपने हर एक एक्ट का EOL निकालना है। तो ये लिखा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर ईच एक्ट विच इज, कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाइंग द दैट इज कंडीशनल अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू with the probabilities। ये लिखा है कंडीशनल लॉस बाय द एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज, और उनको ऐड करना होता है, एडिंग द वैल्यूज। पहले आपने फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्रोबेबिलिटी से किया, प्लस सेकंड वाले को सेकंड प्रोबेबिलिटी से किया, प्लस थर्ड वाले को थर्ड प्रोबेबिलिटी से किया, आपने सब में ऐड किया, वही यहाँ लिखा हुआ है। लास्ट में क्या है, वो वाला एक्ट चूज करना है जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, यही यहाँ लिखा है। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव, वो वाला एक्ट चूज करो दैट इज द लोएस्ट UL, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो वो वाला एक्ट चूज कर लो। जिसके एक्ट की EOL सबसे कम हो वो वाली वैल्यू चूज कर लो, वही हमारा डिसीजन होगा। क्योंकि हमें रिग्रेट मिनिमम चाहिए होता है तो इसमें हम मिनिमम देखते हैं। EMV क्या होता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EOL इज एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस वैल्यू। ये क्राइटेरियन है, EMV क्राइटेरियन, EOL क्राइटेरियन। EOL में रिग्रेट टेबल बनाया जाता है। लास्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। पहले हम इसका क्वेश्चन समझेंगे फिर थ्योरी पे आएंगे। बहुत बहुत सिंपल है, EVPI एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन देखो, मैंने अभी 2 से 3 बार बोल दिया ये EVPI की फुल फॉर्म, अभी आपको क्लास में ही लर्न होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इंफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज, ध्यान से समझना, EPPI माइनस बेस्ट EMV। पहले EMV की बात करते हैं। ये EMV वही है जो हमने आते ही निकाला था, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, आते ही फर्स्ट वाला जो हमने क्राइटेरियन किया था ये वही वाला EMV है। बेस्ट का मतलब क्या है, हम हर एक एक्ट का EMV निकालते हैं, जिसका सबसे ज्यादा होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। बेस्ट का मतलब जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो बेस्ट का इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक एक्ट का EMV निकाला, जो बेस्ट वाला है वो पिक कर लो, इसलिए लिखा गया है। अब बात करते हैं EPPI की। ये तो हमें क्लियर है कि हम सारे एक्ट्स का अलग अलग निकालते हैं EMV, जो सबसे ज्यादा वाला है वो वैल्यू हम यहाँ उठा लेंगे, ठीक है। बेस्ट EMV समझ आया। अब EPPI क्या होता है, दिस इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ दैट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि जब आपको किसी चीज की परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो जाती है उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या हो सकता है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, कि किसी चीज की आपको इंफॉर्मेशन है कि कल 45 डिग्री सेल्सियस ही होगा टेम्परेचर, तो आप कितनी आइसक्रीम स्टॉक करोगे और कितना आपको वहां पे प्रॉफिट होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होने के बाद आप कितना कल अर्न करने वाले हो प्रॉफिट, दैट इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हम EPPI माइनस बेस्ट EMV करते हैं, हमें EVPI मिल जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये फॉर्मूला कैसे बना, इसकी थ्योरी क्या है, अगर आपने एक बार थ्योरी सुन ली ना आपको मजा आ जाएगा, इतना इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम थ्योरी पे जाते हैं। तो EVPI जब आपको निकालना होता है, इसका फॉर्मूला है EPPI, इस V की जगह P लगा दो, EPPI माइनस बेस्ट EMV, दैट इज एक्सपेक्टेड क्या, PF ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये तो EMV हमें पता है। करें अब क्वेश्चन फटाफट से, चलिए फिर देखो, ये हमारे पास यहाँ पे पे ऑफ टेबल है जहां पे एक्ट्स है और जहां पे स्टेट ऑफ नेचर है, उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पे ऑफ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ पे EPPI कैलकुलेट करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ये कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हर एक
एक स्टेट ऑफ नेचर से मैक्सिमम वैल्यू उठाते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 500। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 500। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 500। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, हम EPPI कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। EMV हमें आता है, देखते हैं उसका क्या करते हैं। पहले हम EPPI सीख रहे हैं। हर एक स्टेट ऑफ नेचर के लिए आप वहां से मैक्सिमम वैल्यू उठा लो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 500, इसकी भी 500, ये 500। देखो यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पर S1 की मैक्सिमम वैल्यू 500, S2 की मैक्सिमम वैल्यू 500, S3 की मैक्सिमम वैल्यू 500। पहले की 500 कहां से है, A2 से है, वही यहाँ लिखा है। S2 की 500 कहां से है, A3 से है। S3 की 500 कहां से है, A1 से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे एक्ट कौन से, कई बार रिपीट भी हो जाता है। हो सकता है A2 से ही आपका मैक्सिमम आ जाए। ये बात समझ आ रही है। हो सकता है कि S1 के लिए भी मैक्सिमम A2 से ही आ रहा है, S2 के लिए मान लो यही 500 लिखा होता है, S2 के लिए भी मैक्सिमम A2 से ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट एज एन इंफॉर्मेशन लिख दिया कि जो S1 की मैक्सिमम वैल्यू 500 है वो एक्ट A2 से आ रही है, S2 की मैक्सिमम वैल्यू 500 है, एक्ट A3 से आ रही है। एक A2 से, एक A3 से, एक A1 से है। इसमें रिपीट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अलग अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ यहाँ पे ये है कि मुझे हर स्टेट ऑफ नेचर में से मैक्सिमम वैल्यू उठानी है। S1 की 500, S2 की 500, S3 की 500, ठीक है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको EPPI मिल जाएगा। ये एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है ये वो है एक्सपेक्टेड पे ऑफ या फिर एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। की मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी कल 45 डिग्री रहना ही रहना है, अगर दैट इज टेम्परेचर, तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्टॉक करूंगी और मैक्सिमम पे ऑफ ले लूंगी, मैक्सिमम दैट इज अपना प्रॉफिट कमा लूंगी। तो यहां से इसलिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू उठाई है। तो 500 into 0.4 प्लस 500 into 0.35 प्लस दैट इज 500 into 0.25। मैं यहाँ पे EPPI कैलकुलेट कर लूंगी। EPPI हर एक एक्ट के लिए कैलकुलेट नहीं होता, चाहे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो EVPI या फिर EPPI, ये एक ही वैल्यू होती है, अलग अलग नहीं होती। EMV हर एक्ट के लिए निकाल रहे थे, बेस्ट चूज कर रहे थे। फिर हमने EOL निकाला, हर एक्ट के लिए निकाल रहे थे, बेस्ट चूज कर रहे थे। लेकिन जब EVPI एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें हर एक एक्ट के लिए नहीं निकालते, एक ही वैल्यू निकलती है। EPPI भी एक के लिए निकलेगा, 500 आ गया। अब EVPI कैसे निकलता है, EPPI माइनस बेस्ट EMV। EPPI क्या निकाला अभी, 500। देखो अभी निकाला हमने 500, कैसे, हर एक स्टेट ऑफ नेचर का जो मैक्सिमम है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया, दैट इज EPPI। सबको प्लस किया, दिस इनटू दिस प्लस, दिस इनटू दिस प्लस एंड दिस इनटू दिस प्लस। अब बेस्ट EMV का मतलब क्या है कि जो आप निकालोगे एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, उसमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने तीनों एग्जांपल में जहां पे आपको ये क्राइटेरियन समझा रही हूं, सबके टेबल सेम रखे हैं, 300, 400, 500। आप देखना सबके टेबल सेम है, 300, 400, 500। जो हमने फर्स्ट में EMV कैलकुलेट की है उसमें भी यही टेबल है, दैट इज 300, 400, 500। वहां पे बेस्ट EMV कौन सा था, 3 EMV थे, 385, 405, 410। बेस्ट कौन सा था, 410। तो हम यही यूज करेंगे, दैट इज 410। तो यहाँ पे 410 लिखा हुआ है, 500 माइनस 410 दैट इज 90 आ गया। वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 90 वैल्यू आ गई। ये 90 जो है ये वैल्यू है किसकी, EVPI की। ये है क्या, बताता क्या है, थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, सब बताऊंगी। कैलकुलेट करना सीख लो। यहाँ पे EMV मैंने एक स्मार्ट काम क्या किया कि EMV फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही मैंने वैल्यूज यहाँ पे नोट की, तो वो वाला EMV मुझे काम आ गया। लेकिन आपने पेपर में क्या करना है, अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है EVPI का, आप पहले EMV कैलकुलेट करोगे उस डाटा का, फिर उसका EPPI कैलकुलेट करोगे, दोनों को माइनस करोगे। इस क्वेश्चन के लिए EMV भी कैलकुलेट करना पड़ता है, EPPI भी। मेरे को नहीं करना पड़ा क्योंकि ये जो मैंने फर्स्ट में आपको समझाया वहीं से EMV यूज कर लिया, दोनों का डाटा सेम था, लेकिन पेपर में आपको पहले EMV कैलकुलेट करना है। तो ये आपके EVPI की वैल्यू है। हर जैसे हमने EMV हर एक एक्ट के लिए निकाला था, उसमें बेस्ट चूज किया था, EOL हर एक के लिए निकाला था, उसमें से एक चूज किया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर EVPI आपको एक सिंगल आंसर मिले
मिलेगा जैसे ये 90 मिला है। इसका मीनिंग क्या है, ये काम कैसे करता है अभी समझते हैं। पहले बताओ कैलकुलेशन समझ आई, अब थ्योरी पे चलेंगे। बताओ कैलकुलेशन समझ आई पक्का? चले फिर, चलो फिर अब चलते हैं थ्योरी पे। थ्योरी में क्या क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान समझना। मुझे पता ही नहीं कि कल क्या टेम्परेचर होने वाला है, मैंने अपने अकॉर्डिंग एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आज आइसक्रीम स्टॉक में रख ली, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 100 का। बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल से ये कहना क्या चाहता है, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का। मैंने एक नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी उठा ली कि कल ये मौसम हो सकता है, एक आइसक्रीम का स्टॉक कर लिया, इतनी आइसक्रीम स्टॉक करनी चाहिए, मुझे 100 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि कल तो पक्का 45 डिग्री से अबव ही रहेगा, 47 डिग्री रहेगा मान लो, और अब मुझे स्टॉक रखना है आइसक्रीम का, मैं ज्यादा रखूंगी ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊं, राइट। तो फिर मैंने रखा और मुझे प्रॉफिट हुआ दैट इज 150 का। ये गैप कितना है, 50 का। ये प्रोबेबिलिटी के साथ प्रॉफिट हो रहा था, ये मुझे प्रॉफिट हो रहा है दैट इज विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जो एक नॉर्मल प्रॉफिट होना था ऑन एन एवरेज, और एक जो मेरे को इंफॉर्मेशन के साथ प्रॉफिट हो रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण मुझे 50 रुपीज का और प्रॉफिट हो गया, इसलिए इसकी ये जो वैल्यू है ना 50, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इस परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण तो मुझे 50 रुपीज का और हुआ है। ये 50 रुपीज वैल्यू है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली, ये मैंने 50 रुपीज और कमा लिए। ये कैसे पता लगा, जो मेरी अर्निंग परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ थी, मतलब EPPI, और जो मेरी ऑन एन एवरेज हो सकती थी EMV, इन दोनों के डिफरेंस से मुझे मिल गया दैट इज EVPI। मेरी बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल चीज। मुझे पता था ऑन एन एवरेज इतनी आइसक्रीम रखनी चाहिए, मैंने 100 का प्रॉफिट कमाया। मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिली, मैंने 150 का प्रॉफिट लिया। ये जो बीच का गैप है कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाया, उसको बोलते हैं EVPI। इस परफेक्ट इंफॉर्मेशन की कितनी वैल्यू है, 50 रुपीज। इस परफेक्ट इंफॉर्मेशन के पास कारण मुझे 50 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, दिस इज EVPI। जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन से मुझे दैट इज प्रॉफिट हुआ, इसको EPPI बोलते हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और जो मैं ऑन एन एवरेज सोच रही थी, ये EMV। ये 50 रुपीज कैसे निकले, इनको माइनस करके, इनके डिफरेंस से। इसीलिए जो फॉर्मूला होता है EVPI का, दिस इज EPPI माइनस EMV। अभी वहां देखा, यही सब थ्योरी क्या लिखा है, देखो ये तो होता है EVPI। क्या होता है EPPI, जो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, माइनस जो आपको ऑन एन एवरेज हो रहा था। परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने से कौन सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये एक ही आंसर होता है। इस क्राइटेरियन के अंदर हम एक आंसर निकालते हैं कि ये हमें ये वाला पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलने से हमें ये वाला दैट इज पर्टिकुलर इतना एक्स्ट्रा हमें प्रॉफिट हो रहा है। फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है। यही इसका मेन कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अंडर दिस क्राइटेरियन, इस क्राइटेरियन के अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि डिसीजन मेकर के पास ऑथेंटिक एंड परफेक्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द फ्यूचर। ये क्राइटेरिया के अंदर एजम्पशन है कि जो डिसीजन बना रहे हैं ना, उसको कल के बारे में पक्का अच्छे से इंफॉर्मेशन है, कल क्या होने वाला है। विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन द डिसीजन मेकर वुड नो इन एडवांस द डिमांड फॉर ईच डे एंड विल स्टोर द एग्जैक्ट नंबर एज पर द डिमांड। अगर उसको फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो उसको ये भी पता होगा कि उस दिन की क्या डिमांड होने वाली है, और वो उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने पास स्टॉक रखेगा। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज द, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है किसकी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन की, वो क्या है, वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद अनसर्टेन। एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद अनसर्टेन का मतलब जब मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी, EMV में मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लेके चलती हूँ, इसके होने कितने चांसेस, इसके होने कितने चांसेस है। मुझे परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कल क्या होने वाला है। अच्छा, मैं ऑन एन एवरेज लेके प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजें उठाती हूँ। तो कहते हैं
EVPI एक्सपेक्टेड वैल्यू परफेक्ट इंफॉर्मेशन, किसका डिफरेंस होता है? एक्सपेक्टेड पे ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन माइनस जो हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी तब कितना पे ऑफ होना था वो वाला माइनस करता है। ये जो डिफरेंस है परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ और विदाउट परफेक्ट इंफॉर्मेशन का, जो हमें प्रॉफिट का डिफरेंस है, उसी को EVPI कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत? नाउ आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं लिखना, बस सिंपल ये थ्योरी और फिर आपको ये क्राइटेरिया समझाया है। आपको क्या होगा पेपर में, आपको डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, साथ एक क्वेश्चन भी दे देंगे। डेफिनेशन 2 मार्क्स की, क्वेश्चन आगे दे दिया, तो आपको यही सारा प्रोसीजर, यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है और फिर आप अपना क्वेश्चन कर लोगे। इसमें एक चीज और, आप फॉर्मूला भी डालोगे, किसका? EPPI का। किसकी फॉर्मूला डालोगे? EPPI। इसमें क्या होता है कि हम बेस्ट पे ऑफ निकालते हैं एक स्टेट ऑफ नेचर का। क्या लिखेंगे? बेस्ट पे ऑफ दैट इज स्टेट ऑफ नेचर S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, फिर प्लस बेस्ट पे ऑफ अंडर, ध्यान से देखो यहां लिखेंगे बेस्ट पे ऑफ, दैट इज ऑफ भी लिख सकते हैं अंडर भी, बेस्ट पे ऑफ अंडर S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 प्लस बेस्ट पे ऑफ अंडर S3, बेस्ट पे ऑफ S3 के नीचे कौन सा है? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। ये हमें EPPI मिल जाता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब इन नाम से डरना नहीं, देखो EPPI ऐसे किया ना, जो बेस्ट वाला है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। ये तीनों क्राइटेरियन क्लियर है? पक्का? बताओ कोई दिक्कत? नेमिंग में कोई दिक्कत? नेम पढ़ते ही आपको कंसेप्ट माइंड में आ जानी चाहिए कैसे काम करता है। फर्स्ट क्या है? एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। भी 2 क्वेश्चन करने हैं, रुक जाओ, पर पहले फटाफट से नेम माइंड में डाल लो। EMV एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, फिर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरियन। EVPI दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यही यहाँ लिखा हुआ है। इसमें एक और टर्म पढ़ी है हमने, EPPI एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। क्राइटेरियन का नाम नहीं है, पर इसी क्राइटेरियन के अंदर हमने ये एक और टर्म पढ़ी है। ये 3 क्राइटेरियन हमने पढ़े हैं, सुपर सिंपल। इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं फटाफट से देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, सिंपल, बिल्कुल इजी, आपको अच्छे से समझ आएंगे अगर आपने अच्छे से सारे क्राइटेरियन समझे हैं, उनको पढ़ा है। पहला क्या है? पे ऑफ 3 एक्ट्स ABC एंड स्टेट ऑफ नेचर PQRS आर गिवन। आपको स्टेट ऑफ नेचर दिए हैं, आपको क्या दिया है? दैट इज यहाँ पे एक्ट्स दिए हैं ABC। तो ये हमारा, इसको हम एक्ट्स को हमेशा कैसे करते हैं? A1 A2 A3 से देखना हमें इजी होता है, हमें आदत हो चुकी है, हम फेमिलियर हो चुके हैं इसको A1 A2 A3 में लिखने में। और यहाँ पे S1 S2 S3 लिख लेते हैं। तो आप पेंसिल से भी लिख सकते हो, ऐसे टेबल बना के पेन से बना लो शीट पे और फिर पेंसिल से चीजें लिख लो ताकि आपको फॉर्मूला सारी चीजें माइंड में आ जाए। हम S1 S2 S3 A1 A2 A3 से फेमिलियर है, इसलिए ये हमारे एक्ट्स हैं और ये हमारे क्या है? स्टेट्स ऑफ नेचर। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर आर, प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं 0.5 0.1 0.4, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 0.1 0.4, हमेशा प्रोबेबिलिटी स्टेट ऑफ नेचर की ही दी जाती है। तो स्टेट ऑफ नेचर की हमें प्रोबेबिलिटीज दी गई है, ठीक है। टैबुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज फॉर अबव डाटा, इस वाले डाटा का EMV निकालो एंड स्टेट विच कैन बी चूज एज द बेस्ट एक्ट, सबका EMV निकालो और बताओ A1 A2 A3 में से बेस्ट एक्ट कौन सा है। बहुत सिंपल है, वो डिसीजन हमसे पूछ रहा है कौन सा एक्ट बेटर है और हमें क्राइटेरियन भी बता रहा है कि EMV का यूज करो। बहुत सिंपल है, EMV मतलब एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ये हमारे दैट इज A1 A2 A3 है, ये हमारे S1 S2 S3 है। हर एक एक्ट के लिए अलग EMV निकलता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो बेस्ट एक्ट होने वाला है। और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेते हैं 0.5 0.1 0.4। जब भी आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो क्रॉस चेक, डबल चेक करो, 0.5 0.1 0.4 एक बार चेक कर लेते हैं। दैट इज 0.5 0.1 0.4। बहुत बार मिस्टेक होती है, नेक्स्ट पेज पे जाते जाते गलती कर देते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज है, ये एक्ट्स है। EMV, हम EMV निकालते हैं किसके लिए? फॉर एक्ट A1, दैट इज या फिर को फॉर एक्ट A1 या फिर को A के लिए। आप पेंसिल से A1 A2 A3 लिख लो ना, आप यहाँ पे A ही लिखो, जो आपको नेमिंग क्वेश्चन में दे रखे हैं वही यूज कर लो। तो EMV फॉर A कैसे निकालेंगे? देखो ये रहा एक्ट, एक्ट की हर एक वैल्यू को उसके सामने वाली कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -35 इंटू 0.5 प्लस 250 इंटू 0.1 प्लस 550 इंटू दैट इज 0.4। ध्यान से
एक्ट की ये सारी वैल्यूज है, एक्ट की हर एक वैल्यू से प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो। -35 इंटू 0.5, 250 इंटू 0.1, 550 इंटू 0.4। यस, इसमें नेगेटिव वाली वैल्यूज हो सकती है। आपके माइंड में चीज आ रही होगी कि यहाँ नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमेशा हमें प्रॉफिट तो नहीं होता, लॉस भी हो सकता है, तो वो नेगेटिव से चीजें लिखी होती है, डोंट वरी, हो सकता है। इसको नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करना है। -35 इंटू 0.5, आप इसको ऐसे ही 17.5, इसका आंसर आएगा -17.5 की तरह ही ट्रीट करोगे। बाकी आप सिंपल क्वेश्चन जैसे कर रहे हो वैसे करना, प्लस माइनस जैसे चीजें करते हैं वैसे ही होंगी, इसको माइनस ही ट्रीट करना है। आपको EMV for A1 मिल जाएगा, सॉरी A, ऐसे ही आप EMV for B कैलकुलेट करने वाले हो। दैट इज ये रहा B की वैल्यूज 120 इंटू 0.5, तो 120 इंटू दैट इज 0.5। आगे चलते हैं, प्लस -350 इंटू दैट इज 0.1, तो 0.1 प्लस ये क्या है 200, सॉरी प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, एक ही एक्ट में चलना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 650, उसके सामने वैल्यू कितनी है 0.4, तो 650 इंटू 0.4, इसको कैलकुलेट करके एक आंसर आएगा। सिमिलरली EMV फॉर एक्ट दैट इज C के लिए काम करते हैं। ये रहा एक्ट, जिस एक्ट के लिए EMV निकाल रहे हैं उसकी सारी वैल्यूज को उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। आई एम रिपीटिंग, जिस एक्ट की आप निकाल रहे हो EMV, उसकी सारी वैल्यूज को उसकी कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। -100 इंटू दैट इज 0.5 प्लस 200 इंटू 0.1, दैट इज नेक्स्ट क्या है, दैट इज प्लस 15 इंटू 0.4। आप ये सारी कैलकुलेशन करके आंसर्स निकालोगे। EMV फॉर A, EMV फॉर B, EMV फॉर C, और मुझे बताओगे कौन सा एक्ट चूज करना चाहिए, A, B या C, ये आप मुझे बताओगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ट डिसीजन कौन सा है, दैट इज A, B और C, आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1 A, अगर A वाला मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर B वाला आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर C वाला आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कौन सा एक्ट यहाँ पे बेस्ट डिसीजन रहेगा। एक मैं कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करके मैक्सिमम वैल्यू देखोगे। -35 इंटू 0.5, -17.5, 250 इंटू 0.1, दैट विल बी 25। सिंपल से है, ये पॉइंट हट के 10 लगेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 इंटू 1 प्लस 550 इंटू पॉइंट कितना है, दैट इज 4, तो 550 इंटू 0.4, दैट विल बी अगेन, ये नीचे 10 है, सिंपल से दिख जाता है, पॉइंट हटा के 10 होता है, ये 0 से 0 कैंसिल, 55 इंटू 4, दैट विल बी 220, 220 प्लस 25, दैट विल बी 245, 245 माइनस 17.5, दैट विल बी 227.5, ये इसका आंसर आ रहा होगा। तो एक्ट ए के लिए जो EMV वैल्यू है 227.5 रहेगी। ये हमने दोनों को प्लस किया, इसमें से इसको माइनस किया, 240.5 यहाँ पे आता है, 220 प्लस 25 245 माइनस 17.5, आंसर इज 227.5। ऐसे आप सेकंड थर्ड का निकालो, जो सा मैक्सिमम है कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन 1 का A, क्वेश्चन 1 का B या C, जो भी है वो वाला एक्ट इसका बेस्ट डिसीजन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सुपर इजी, ये लाना जरूरी था कि आप इस तरह के क्वेश्चन को देख के डरो। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि आपको डर लग सकता है, अभी बताती हूँ। जब आप पेपर में ऐसे 2 टेबल देखोगे डर जाओगे, क्योंकि आपको पता है, जरूरी नहीं है डरोगे, डर लग सकता है, मेरा कहने का मतलब। अब आपको क्या पता है कि पे ऑफ टेबल होता है, क्वेश्चन में हम काम करते हैं, एक टेबल गिवन होता है, ये 2 टेबल किस चीज के हैं अभी समझते हैं, बहुत सिंपल है, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना, सुपर डुपर इजी है। क्वेश्चन क्या है, अब मैनेजमेंट इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एक मैनेजमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट चूज करना है, उसमें कंफ्यूजन है। द पोटेंशियल डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी गुड, मॉडरेट और पुअर। जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं या फिर जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हो सकता है उसकी जो सेल्स है अच्छी हो, मॉडरेट हो, पुअर हो। द प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच ऑफ दिस स्टेट ऑफ नेचर वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। ये हमें प्रोबेबिलिटीज बताई गई है, ये प्रोडक्ट X, ये Y, ये Z, ये मेरे पास दैट इज नेचर ऑफ डिमांड है, गुड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, दैट इज पुअर भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट X चूज कर रही हूं, यहाँ पे A है, ये 0.7 इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टेट ऑफ नेचर S1, S2, S3 है, ये स्टेट ऑफ नेचर है ना, पुअर भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, डिमांड कैसी भी हो सकती है, मेरे हाथ में नहीं है, ये स्टेट्स ऑफ नेचर है।
ये एक्ट्स हैं A1 A2 A3। अगर आप टेबल में A1 A2 A3 S1 S2 S3 ठीक असाइन कर सकते हो, आपको चीजें समझ आती हैं, तो आपके लिए आधी चीजें वही सोल्व हो जाती हैं। A1 A2 देख के हमें टेबल जो है फेमिलियर लगने लगता है, तो ये S1 S2 S3 है, ये A1 A2 A3 है। वो कह रहे हैं इसमें प्रोबेबिलिटीज लिखी है कि S1 A1, जब S1 का मतलब हमारे पास कंडीशन होगी और A1 चूज किया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। S2 में A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। S3 कंडीशन में A1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है? दैट इज 0.1। हर एक स्टेट ऑफ नेचर की एक्ट के साथ अलग अलग उनके कॉम्बिनेशंस की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। अब तक क्या होता था? हर स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटी होती है। स्टेट ऑफ नेचर की पहले की ये, सेकंड की ये, थर्ड की ये। लेकिन अब एक स्टेट ऑफ नेचर की एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर स्टेट ऑफ नेचर की हर एक्ट के साथ एक कॉम्बिनेशन में एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर S1 वाली स्टेट हो रही है, A1 हमने ये रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अगर मैंने A1 सिलेक्ट किया हुआ है, S2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। मैंने A1 सिलेक्ट किया हुआ है, S3 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। मैंने A2 सिलेक्ट कर लिया, S1 की प्रोबेबिलिटी 0.5, S2 की प्रोबेबिलिटी 0.3, S3 की प्रोबेबिलिटी 0.2। S1 S2 S3 की एक प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन जो हमने एक्ट चूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग S1 S2 S3 की प्रोबेबिलिटीज हमें दी गई है। A1 चूज करते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज ये है, A2 चूज करते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज ये है। तो ऐसे भी आपको टेबल दिया हो सकता है प्रोबेबिलिटीज का। S1 S2 S3 की सिंगल प्रोबेबिलिटीज ना देके एक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी जा सकती है। यही यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच ऑफ दीज ऑफ स्टेट ऑफ नेचर वर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। आगे देखो, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस अंडर द 3 स्टेट्स ऑफ डिमांड गिवन अबव, ये दिया हुआ है। प्रोडक्ट XYZ ABC, ये इनका पे ऑफ टेबल है। क्या है? पे ऑफ टेबल। देखो ये लिखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें, ये पे ऑफ टेबल है, ये प्रोबेबिलिटी का टेबल है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV ही निकालना है और एडवाइस करो कि कौन सा एक्ट बेटर है। हम सबका EMV निकालेंगे, एक्ट A, एक्ट A1 A2 A3 का, और जिसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई वो वाला हम डिसीजन बता देंगे। तो यही कह रहा है EMV कैलकुलेट करो और अपना डिसीजन बताओ। ये रहे 2 टेबल जिसके साथ हमें काम करना है। दिस इज A1, सॉरी ध्यान से भाई, ये प्रोडक्ट्स है ना जिसमें से हमें चूज करना है। जिसमें से हमें चूज करना होता है वो एक्ट्स होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है दैट इज स्टेट्स ऑफ नेचर। हमने इसमें से चूज करना है ना कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो ये हमारे एक्ट्स हैं। दिस इज A1 A2 A3 S1 S2 S3। बहुत सिंपल है। EMV पहले एक के लिए कैलकुलेट करते हो, आपको दूसरे के लिए अपने आप समझ आएगा। पहले हम EMV कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? एक्स के लिए। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? एक्स के लिए। एक बात हो, आप एक चीज नोटिस की, 30,000 60,000 40,000, आप इनको 30,000 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख दो दैट इज पे ऑफ्स इन 1000। पे ऑफ इन थाउजेंड्स की जो आपके पे ऑफ्स है वो थाउजेंड्स के अंदर है, तो आप यहाँ पे वैल्यू ये पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप 30 60 40 20,000 30 दैट इज 20 30 10 दैट इज 10 20 दैट इज -15। आपको थाउजेंड्स में वैल्यूज लेके कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आप अगला टेबल आराम से ऐसे बना सकते हो। कैसे? ऊपर लिख दो दैट इज पे ऑफ्स इन थाउजेंड्स की थाउजेंड्स के अंदर है, कि जो भी वैल्यूज यहाँ लिखी है वो थाउजेंड्स के अंदर है, और आप अपना टेबल ऐसा रेडी कर लो 30 60 दैट इज 40। तो अब आपको थाउजेंड्स के साथ नहीं खेलना पड़ेगा, सिंपल वैल्यूज के साथ खेलना है 30 60 40। ऐसा हम कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है ना, तो ऊपर 1000 लिख दो और सबकी 3 जीरोस को कट कर दो, ताकि हमें थाउजेंड्स में कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम सिंपल इली के साथ करें। अगर आप थाउजेंड्स के साथ भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर हमारे आंसर साथ सेम आएंगे। जो मैं आंसर यहाँ कैलकुलेट करूंगी आप जीरोस लेके कैलकुलेट करोगे, आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो लेकिन इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है जब आप ऊपर लिख देते हो पे ऑफ इन थाउजेंड्स और यहाँ से जीरोस हटा देते हो। अब फटाफट से कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज। हम एक्स के लिए EMV वैल्यू निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से, किसके लिए निकाल रहे हैं? एक्स के लिए। एक्स के सामने देखो ध्यान से, उसके सारे वैल्यूज उठानी होती है 30 20 10। ध्यान से, पहली वैल्यू उठाएंगे 30, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या उठाएं? x की a के साथ। तो x की, ध्यान से, x की बहुत यहाँ पे दिख रहा है ना, x की a के साथ प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7। तो यहाँ पे 30 इंटू दैट इज 0.7 आएगा, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 इंटू
ये x की b के साथ है, तो ये x की b के साथ प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, दैट इज 20 इंटू 0.2। अभी शॉर्टकट भी बताती हूँ, ध्यान से पहले समझ लो। नेक्स्ट वैल्यू क्या है इस सेक्ट की, दैट इज 10 उठाया। ये क्या है x की c के साथ, तो हम वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू दैट इज विद c वैल्यू कितनी है 0.1, दैट इज 0.1। आपने नोटिस किया होगा XYZ लिखा है, यहाँ पे भी XYZ लिखा है। ये ABC, ये ABC, ये सेम टेबल है, ये प्रोबेबिलिटी का टेबल है, ये पे ऑफ का टेबल है, लेकिन वैल्यू सेम है। यहाँ XYZ है, यहाँ भी XYZ है, ये ABC है, ये ABC है। तो अगर आप ऐसे वैल्यूज उठा रहे हो, प्रोबेबिलिटीज भी ऐसे उठा लो। 30 इंटू 0.7 प्लस 20 इंटू 0.2 प्लस 10 इंटू 0.1। अब EMV4Y देखो 60 इंटू 0.5, मेरे साथ साथ बोलो, दैट इज 30 को किससे करूं 0.3 से 30 इंटू 0.3 प्लस 20 को किससे करूं, जल्दी से बताओ, मुझे पता नहीं लग रहा। इस 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये वाले 20 को किससे 0.2 से, दैट इज 0.2। सिमिलरली EMV4Z निकालेंगे, EMV किसके लिए निकालेंगे, Z के लिए निकालेंगे। क्या वैल्यू है 40 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या उठाऊं 0.4 प्लस दैट इज 10 आएगा, 10 इंटू 0.5 प्लस यहाँ पे 0.1 इंटू माइनस 15 इंटू 0.1। आप तीनों के लिए EMV कैलकुलेट करोगे, जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आपका डिसीजन रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताओगे क्वेश्चन 2 का डिसीजन क्या है, X है, Y है या Z है। लिखो क्वेश्चन 2 X या Y या Z, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहले बताओ, दो टेबल से अब डर नहीं लगता ना, तो आपने क्या किया, जो यहाँ पे देखो ये सेम था, XYZ ABC सेम थे, तो जैसे जैसे आप यहाँ वैल्यू उठा रहे हो वैसे वहां से उठाओ। 30 इंटू 0.7, इसकी सेकंड वैल्यू, उसकी भी सेकंड वैल्यू 20 इंटू 0.2, 10 इंटू 0.1, यहाँ पे 60 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.3, 20 इंटू 0.2, ऐसे करके सारी वैल्यूज निकालो। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है वो वाला हम दैट इज प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे XYZ। बताओ कहीं दिक्कत आ रही है, तो बहुत सिंपल है। एक चीज और, आप इसको कैलकुलेट करोगे, आंसर आ रहा होगा 26। एक आंसर मैं बता रही हूँ, अगर मैंने 30, 20, 10 वैल्यूज ली हैं तो मेरा आंसर 26 आएगा, राइट। क्योंकि मैं इन थाउजेंड्स ऊपर लिख दिया कि मैं थाउजेंड्स ऊपर लिख के यहाँ जीरोस नहीं लिख रही हर एक में, कि हर एक में 0 लगाने का फायदा नहीं है, मैंने ऊपर ही लिख दिया थाउजेंड्स में है। तो ये भी ऑब्वियस है कि ये EMVB जो मेरा कैलकुलेट करके आया है ये भी थाउजेंड्स में ही आया है। आंसर चाहे 26 है बट एक्चुअली में वैल्यू कितनी है 26,000। जिन स्टूडेंट्स ने 30,000, 20,000, 10,000 लेके कैलकुलेट किया होगा, यहाँ पे आंसर उनका 20,000 आएगा। पर जीरोस लेके मतलब चलने का कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन लंबी क्यों करनी। आप सिंपल लिखो पे ऑफ इन 1000। अंडरस्टूड है कि ये जो वैल्यूज हैं वो थाउजेंड्स में दे रखी हैं, आपका EMV भी थाउजेंड में, स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। हमें तो बेस्ट EMV ढूंढना है, चाहे 26 लिखा हो 26,000 लिखा हो। देखो ध्यान से, आप या तो सारे थाउजेंड्स में लोगे या सारे थाउजेंड्स में नहीं लोगे। आपका आंसर 26 आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा, कुछ उसमें से मैक्सिमम ढूंढो, या फिर 26,000, 23,000, 24,000 ऐसे वैल्यूज आ रही हैं। चाहे थाउजेंड्स लगा के मैक्सिमम देखो, चाहे बिना 000 लगा के मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम चेंज नहीं होना। मेरी बात समझ आ रही है। मान लो एक का आंसर 26 है, एक का 23 है, एक का 14 है फॉर एग्जांपल, और दूसरे स्टूडेंट की जिसने थाउजेंड्स लिए वो ऐसे आंसर ला रहा होगा 23,000, 14,000। इसमें से मैक्सिमम चेंज नहीं होने वाला। चाहे आप 0, 0, 0 के साथ कैलकुलेशन करो तो भी आपका मैक्सिमम ये रहेगा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जरूरी नहीं है इसका 23 इसका 14 आंसर आएगा, एग्जांपल ले रही हूँ। पहले वाले का पक्का 26 आ रहा है, तो जो बच्चा 0, 0 लेके कर रहा है उसका 26,000, 23,000, 14,000 आंसर आ रहे होंगे। जो सिंपल लिख दे जिसने पे ऑफ इन थाउजेंड्स, उसके आंसर 26, 23, 14 आ रहे होंगे। इससे मैक्सिमम तो नहीं चेंज होने वाला ना, मेरा आंसर भी यही मैक्सिमम करेगा, दैट इज EMV4X, X वाला बेस्ट डिसीजन लेगा, और जो थाउजेंड्स लेके चल रहा है उसका भी बेस्ट डिसीजन, बेस्ट एक्ट उसके लिए भी X रहेगा। तो चाहे आप थाउजेंड्स में लेके चलो, चाहे आप थाउजेंड्स में लेके नहीं चलो, सिंपल ऊपर लिख दो पे ऑफ इन थाउजेंड्स, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, आपके डिसीजन में फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 लेके चलोगे ये आंसर आएंगे, विदाउट 1000 ये आंसर आएंगे, मैक्सिमम सेम रहते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे ये आंसर आएंगे, मैंने एग्जांपल लिए।
क्लियर है? 26 इसका आंसर आ रहा है, ये पक्की बात है। ये बात समझ आ गई। सुपर इजी, सुपर सिंपल, इसी के साथ हमारे अंडर रिस्क क्राइटेरियन के बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। आज हमने 2 क्वेश्चन किए जिसके अंदर पे ऑफ टेबल पहले से ही गिवन थे। कल की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे ऑफ टेबल नहीं गिवन होंगे, आपको स्टेटमेंट पढ़ के खुद पे ऑफ टेबल बनाने हैं। तो वहां पे आप पे ऑफ टेबल बनाना भी सीखोगे और फिर ये वाले क्राइटेरियन अप्लाई करोगे, वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। आई होप आपको अच्छी चीजें क्लियर हुई हैं। ऑपरेशन रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, डिसीजन थ्योरी की, सबकी आपको मिल जाएगी। दैट इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इजिली वहां से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। इन सारी चीजों का अपडेट, ये पीडीएफ जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरे चैप्टर की पीडीएफ इकट्ठी आपको मिल जाएगी। दैट इज ऑन टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, 1-2 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा। कोई पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर डाउट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.